नंबर 4। शिक्षा और शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के संदर्भ में करें। शिक्षा और शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के संदर्भ में करें। भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है। भारतीय नागरिक अपने शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान भी उल्लेखित किए गए हैं। पहला, शिक्षा समवर्ती सूची में 1976 के 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था ताकि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सके। 0 से 6 वर्ष तक के शिशु की देखभाल व शिक्षा। 2001 के 93वें संविधान संशोधन में यह अनिवार्य रूप से जोड़ा गया अनुच्छेद 45 में कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल, पोषण व पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई है कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 यह कानून बच्चों नागरिकों के मूल अधिकार में भी निहित है। शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह स्पष्ट है कि राज्य केंद्र पोषित संस्थानों में धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। 5वां है स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार स्त्रियों की शिक्षा का विकास करने हेतु कोई भी उपबंध बना सकती है। 6 नंबर है समाज के कमजोर वर्ग SC/ST के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष और सावधानी से उन्नति के लिए प्रयास करेगी तथा अन्याय और शोषण के विरुद्ध उसका संरक्षण भी करेगी। 7वां है अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों का अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश। अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि यह घोषणा की गई है कि राज्य या केंद्र निधि पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी बच्चे को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था। केंद्र द्वारा संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 62 से 65 तक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय संस्थान आदि की स्थापना व संचालन संबंधी पूर्ण निर्देशन उल्लिखित है। राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 344(1) में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध करके राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है भाषा और शिक्षा और शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्या क्या था, जैसे इसमें शिक्षा समवर्ती सूची में 0 से 6 वर्ष तक के शिशु की देखभाल व शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार, स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था, समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था और राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था। केंद्र द्वारा धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश और राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। तो ये सारे संवैधानिक प्रावधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर,
शिक्षा पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है? इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार अथवा प्रगति कैसे होता है? तो शिक्षा पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसका जो है शिक्षा का प्रसार अथवा प्रगति कैसे होती है इसके द्वारा। तो आधुनिकीकरण और शिक्षा, पहले आधुनिकीकरण और शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा और आधुनिकीकरण के मध्य निकट का संबंध है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के संदर्भ में प्रोफेसर सिंह का मत है कि आधुनिक शिक्षा विश्व दृष्टिकोण पर आधारित है, जो आधुनिक समाज के लक्ष्यों को स्वीकारने के लिए आवश्यक बौद्धिक योग्यता प्रदान करती है। आधुनिकीकरण को 3 क्षेत्रों में विश्लेषित किया जा सकता है। प्रथम, शिक्षा के सांस्कृतिक तत्वों में, द्वितीय, इसकी संगठनात्मक संरचना में और अंतिम, वृद्धि की दर में। एस.सी. दुबे 1988 के अनुसार शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान की वृद्धि करती है एवं मूल्यों एवं धारणाओं में परिवर्तन लाती है, जो आधुनिकीकरण के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। आधुनिकीकरण के मूल्यों को प्रसारित करते हुए शिक्षा के उपयोग पर बल देने की बात 70 के दशक के बाद समझी जाने लगी। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, उसके साथ साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्रतर होती जाएगी और विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। महिला साक्षरता के प्रतिशत में बढ़ने से भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। शिक्षा और संचार की तीव्र गति से विकास के परिणाम स्वरूप गाँवों में भौतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ही नहीं हो रहे, वरन नवीन मूल्य संबंध व आकांक्षाएं भी विकसित हो रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा और आधुनिकीकरण में साध्य और साधन का संबंध है। शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त माध्यम है, जो आधुनिकीकरण के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। तो ये शिक्षा और आधुनिकीकरण के संबंध में था। अब वैश्वीकरण और शिक्षा के संबंध में क्या बातें कही गई है इसके बारे में। वैश्वीकरण और शिक्षा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा को गहरे से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण वर्तमान समय में व्यापारिक माहौल की एक ऐसी अवधारणा है जो पूरे विश्व को एक मंडल अथवा केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। वैश्वीकरण मूलतः आर्थिक प्रक्रिया है, क्योंकि वर्तमान समय में बाजार की नीतियाँ सभी स्थानों पर लागू होती है, चाहे वह शिक्षा ही क्यों ना हो। अतः वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों में प्रभावित किया है। साक्षरता में वृद्धि, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार तकनीकी के नवीनतम साधनों के सर्वसुलभता, रोजगार अवसरों का सृजन, शिक्षा से उत्पादकता में वृद्धि, ज्ञान व तकनीकी का अप्रतिबंधित वैश्विक आदान प्रदान, संस्कृतिकरण, वैश्विक शिक्षा की अवधारणा को मूर्त रूप से प्रदान करना आदि के द्वारा वैश्वीकरण की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभावों को इंगित किया जा सकता है। वही इसके नकारात्मक प्रभावों में शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति का बढ़ना। वर्तमान में शिक्षा एक बाजार की वस्तु बन गई है, जिसे उत्पादकता से जोड़कर देखा जाने लगा है। शिक्षा आम व्यक्ति व निम्न वर्ग की पहुंच से दूर व सामाजिक और क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देने वाली सिद्ध हो रही है तथा विद्यार्थी में अनुशासनहीनता व असंतोष को बढ़ा रही है। शिक्षा में भावात्मक पक्ष व सौंदर्य बोध के स्थान पर केवल ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने पर बल है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में पश्चिमीकरण व आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के अनुकरण को बल मिला है, जिससे विद्यार्थियों में नैतिक व मानवीय मूल्यों का पतन तथा सांस्कृतिक ह्रास हुआ है। तो उसके बाद है शिक्षा के वैश्वीकरण से ज्ञान का प्रसार बहुत तेजी से होता है। इसके द्वारा बौद्धिक संपदा का विस्तार, विकसित व विकासशील देशों की शिक्षा व्यवस्था में समन्वय स्थापित होना, शिक्षा के साधनों, विधियों, प्रविधियों, संचार साधनों का शिक्षण अधिगम की संरचना व विधियों, सूचना तकनीकी व संप्रेषण माध्यमों का शिक्षा के क्षेत्र में सुलभ होना सुनिश्चित होता है, जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण व प्रसार का आधार प्रदान करता है।
अब है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के बीच क्या अंतर संबंध है। तो शिक्षा से समाज में जागरूकता आती है, जागरूकता से क्रांति आती है और क्रांति से परिवर्तन आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब शिक्षा द्वारा सामूहिक विचार परिवर्तित होते हैं तब सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान तथा तकनीकी का विकास शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं तथा शिक्षा ने बदले में समाज के लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया है। तकनीक व नए क्षेत्रों में उभरती संभावनाओं ने शिक्षा का प्रसार तेजी से किया है। शिक्षा जनसंख्या को संपत्ति तथा शक्ति के रूप में परिवर्तित करने में तथा साथ साथ इसके वृद्धि में नियंत्रण के प्रयास में सहायता करती है। यद्यपि शिक्षा सभी लोगों के उच्च स्तर तथा स्थिति को सुनिश्चित नहीं करती, फिर भी बिना शिक्षा के व्यक्ति द्वारा सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करना असंभव है। इसके अतिरिक्त शिक्षा अवसरों की समानता में 3 प्रकार से भूमिका निभाती है। पहला, जो लोग शिक्षित होने के इच्छुक हैं उन्हें सुविधाओं के लाभ लेने के योग्य बनाने के कार्य को संभव बनाना। दूसरा, शिक्षा की विषय वस्तु का विकसित करना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को प्रोन्नत करे। तीसरा, धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर आधारित पारस्परिक सहिष्णुता वाले सामाजिक वातावरण का निर्माण करना। तो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक विकास को गतिशील करता है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सहायता करता है। शिक्षा अवसरों तथा अनुभवों को प्रदान कर समाज को परिवर्तित कर सकती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कर सकता है। हम शिक्षा द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन ने समाज में संचार की पद्धति के परिवर्तित कर दिया, स्मार्ट बोर्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया है इत्यादि। इसके अलावा शिक्षा जातीय व्यवस्था, सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक अंधविश्वास इत्यादि के प्रति भी लोगों को जागरूक कर समाज में परिवर्तन लाती है। तो ये सारी बातें जो है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, वैश्वीकरण और शिक्षा और आधुनिकीकरण और शिक्षा, ये सभी जो है शिक्षा पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव को बताया कि इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का प्रसार या प्रगति कैसे होती है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन के द्वारा।